पत्थर तो यूं ही बदनाम है। कहते हैं पत्थर से दिल लगाने का क्या फायदा, पर बात यहां पत्थर की नहीं है, बात तो दिल लगाने की है। जब हम में ही पत्थर से दिल लगाने की जरूरत ना हो तो इसमें पत्थर का क्या दोष। हमें अगर अपने आप को समझना है तो इन पत्थरों को समझना होगा। दुनिया के विकास की हर एक दास्तान इन पत्थरों पर मौजूद है। मुझे यह पता करना है कि वो कौन सा पत्थर है जो रंग बदलता है। मुझे यहाँ उल्का पिंड भी दिखने वाला है। क्या पत्थर में भी लचक होती है? यहाँ वो भी पत्थर है जो किसी भी चीज को डबल कर देती है। आज से 10 लाख साल पहले जो हाथी भारत में पृथ्वी पर विचरण करता था, उसका जबड़ा कैसा दिखता? सर ये क्या है? ये एक जीवाश्म है। करीब 20 से 25 लाख साल पहले ये हाथी शिवालिक के पहाड़ियों में रहता था। पत्थर की दुनिया के वासिंदों से मुलाकात जारी है, पर अब बात कर ली जाए पत्थर के पुजारी की। पत्थर भी बात कर सकते हैं। बस पत्थर की बात समझने के लिए आपको प्रोफेसर श्रीवास्तव होना पड़ेगा। किसी ने कहा था कि पत्थरों में भी जुबान होती है, दिल होता है, अपने घर के दरो दीवार सजा कर दे। सर, आपका लगाव पत्थरों से कब हुआ और कैसे हुआ? सर, आपका लगाव पत्थरों से कब हुआ और कैसे हुआ? देखिए, मैं एक बहुत साधारण परिवार से आता हूँ और साधारण परिवार में जब लड़का बीएससी में पढ़ने लगता है तो एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि अब नौकरी कहाँ मिलेगी। उस समय ये थोड़ा सा चिंता आती है, थोड़ा सा लड़का चैतन्य हो जाता है कि अब कहीं ना कहीं नौकरी करनी, कुछ करियर तलाश करना है। तो मैंने बीएससी इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से किया था और किसी वजह से मुझे केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती थी। आप यूँ कह सकते हैं कि जो सल्फर की गंध है वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी लैब में, या प्रैक्टिकल करते समय मैं वो जब लैब में सट के खड़ा होता था तो वो एसिड मेरी शर्ट में लग जाता था और जब धो के लाता था तो उसमें बड़े बड़े छेद हो जाते थे। इस वजह से मुझे उससे जो है आकर्षण नहीं हुआ। तो मेरे पास कॉम्बिनेशन में एक ही ऑप्शन बचा था कि मैं फिजिक्स मैथमेटिक्स जियोलॉजी ले लूँ। तो इट वॉज बाई चांस कि मैं एक जियोलॉजिस्ट बन गया। इसी बीच में मेरे एक मित्र मुझे मिल गए, उन्होंने बताया भाई जियोलॉजी ले लो, इसमें टूर जाता है और घूमने को बहुत मिलता है। तो मैंने कहा हाँ ये अच्छा है, घूमेंगे। फिर करते करते ऐसा है कि जब उसमें रमते गए और जितना समुद्र में नीचे आप रमते जाएंगे, पढ़ते जाइएगा, तो फिर धीरे धीरे मोती मिलने शुरू हो जाते हैं, उसमें आनंद आने लगता है। फिर बच्चों को पढ़ाने लगा। यहाँ बहुत ज़हीन, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं, देश के सबसे अच्छे बच्चे यहाँ पर आते हैं। वो तरह तरह के सवाल पूछते हैं, उन सवालों से मैं सीखता हूँ क्योंकि मुझे उनके उत्तर के लिए ढूंढना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं एक जियोलॉजिस्ट बन गया। आप कह सकते हैं कि मेरा बचपन से कोई प्लान नहीं था, कोई योजना नहीं थी, ना मेरे परिवार में कोई जियोलॉजिस्ट था। लेकिन आज दशा ये है कि लगभग 4 लोग मेरे परिवार में जियोलॉजिस्ट हैं। मेरे छोटे भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, मेरा लड़का श्रमबर्जर एशिया में काम करता है और मेरी भतीजी जो है उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अभी MSc किया है जियोलॉजी में। तो अब हम एक जियोलॉजिस्ट, भूगोल शास्त्रियों का मैं जब बचपन में पढ़ता था, भूगोल पढ़ता था, आपको बताऊं तो भूगोल में पृथ्वी के बारे में एक चैप्टर होता है। तो हमारे गांव में जिस तरीके से पढ़ाते थे कि माँ साहब खड़ा कर देते थे भूगोल की किताब लेकर के, एक पन्ना एक पढ़ता था, दूसरा पन्ना दूसरा पढ़ता था, तीसरा पन्ना तीसरा पढ़ता था। तो आखिर का पन्ना जो है वो मेरे हिस्से में आया। तो उसमें जो अंतिम वाक्य था, कक्षा 6 की बात है, और रामसनी घाट एक जगह बाराबंकी जिले में, वहाँ पे एक स्कूल में पढ़ता था। तो उसमें जो अंतिम वाक्य था वो ये था कि पृथ्वी पहले, भूगोल शास्त्रियों का कहना है कि पृथ्वी पहले आग का गोला थी। तो मैं अक्सर ये सोचता रहता था कि ये भूगोल शास्त्री कौन होते हैं, और अजीब लोग हैं, इन्होंने बता दिया कि पृथ्वी आग का गोला है। मुझे क्या पता था कि भविष्य में मैं भी उन्हीं में से एक करूँगा। सर, आप पत्थरों का अध्ययन करते हैं? जी। इसकी क्या जरूरत है? देखिए, बगैर पत्थरों के जीवन नहीं है। क्योंकि आप जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तो बहुत से सिंथेटिक मटेरियल आ गए। आप एक आज से 50-100 साल पीछे अगर चले जाएं तो पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानवता का जो विकास हुआ है वो पत्थरों के इर्द गिर्द हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कैसे।
जिन घरों में हमारी माताएं बहनें जो खाना बनाती हैं, उसमें जो लोहा इस्तेमाल होता है वो भी जमीन से आता है, पत्थरों से मिलता है। आप जो स्कूटर चलाते हैं, आप जो कार चलाते हैं, आप जो हवाई जहाज चलाते हैं, उसमें जो पेट्रोलियम इस्तेमाल होता है वो भी जमीन से आता है। आप जो पानी पी रहे हैं वो भी जमीन में ही मिलता है, ठीक है। आप जिस पेन से लिखते थे पहले, उसकी जो निब बनती है वो भी जमीन से ही लोहा निकलता है, उसको परिमार्जित करके बनती है। आप जो स्टील के बर्तन आज भी यूज करते हैं, उसमें जो आयरन इस्तेमाल होता है वो लोहा भी जमीन से ही निकलता है। तो पत्थरों का अध्ययन बहुत आवश्यक है तरह तरह के रिसोर्सेज जानने के लिए, जिनका हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। और इसके अतिरिक्त इसका आध्यात्मिक रूप ये भी है कि हमको यह पता चलता है कि पृथ्वी की संरचना कैसे हुई, क्या क्या हुआ। पृथ्वी की आयु अगर हम ये मान लें कि 4500 मिलियन ईयर्स है, तो उस 4500 मिलियन ईयर्स से आज तक लेकर के क्या क्या परिवर्तन हुए। पृथ्वी हमारी ऐसी नहीं थी जैसा हम आज देख रहे हैं, इसमें बहुत प्रकार के परिवर्तन हुए। उसी प्रकार से पत्थरों में बहुत प्रकार के परिवर्तन हुए, जीवन में बहुत प्रकार के परिवर्तन हुए, मानव शरीर में बहुत प्रकार के परिवर्तन हुए, और जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनमें भी बहुत प्रकार के परिवर्तन हुए। इसलिए यह अति आवश्यक है कि हम चाहे जियोलॉजी में कोई डिग्री हासिल करें या नहीं करें, लेकिन पत्थरों के बारे में सामान्य ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आप जब बातें करते हैं या जब सब समझते हैं इन पत्थरों को, सबसे अच्छी बात इन पत्थरों से आपको क्या लगती है? आप इससे क्या सीखते हैं इन पत्थरों से? देखिए, किसी भी नेचुरल साइंस की और जियोलॉजी, खासतौर से जियोलॉजी की या भूगोल शास्त्र की विशेषता ये है कि पूरी अर्थ, पूरी पृथ्वी हमारी प्रयोगशाला है। जैसे एक फिजिसिस्ट है, तो वो जब प्रयोग करता है तो एक बंद कमरे में करता है, उसे पता रहता है कितने टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कितने वोल्टेज की लाइट आ रही है, कितने प्रेशर पे कर रहे हैं, उसके कंट्रोल्ड पैरामीटर्स हैं, उनको इन सब परिमापों का ज्ञान रहता है, तब वो अपना एक्सपेरिमेंट करता है। जियोलॉजिस्ट का ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी तो बहुत पुरानी है, करोड़ों वर्ष से इसके ऊपर नदियां खेली हैं, समंदर बहे हैं, ग्लेशियर्स चले हैं, हवाएं चली हैं, और सबने इसको परिवर्तित किया है। तो वो सब, लेकिन इस परिवर्तन के दौरान वो सब अपने पत्थरों के ऊपर निशान छोड़ गए। वो ये निशान छोड़ गए हैं कि हम इतने साल पहले यहाँ से गुजरे थे और हमने ये परिवर्तन किया। समुद्र ने क्या क्या बनाया, नदी ने क्या क्या बनाया, रेगिस्तान ने क्या क्या बनाया, हवा ने क्या क्या बनाया और कब बनाया, इसके सबके निशान हमारे पास मौजूद हैं। और पूरी पृथ्वी हमारी प्रयोगशाला है। तो हर बार आपको एक नई चीज देखने को मिलती है। आप जब जियोलॉजी का अध्ययन करते हैं, मैं जब उसी पत्थर को दोबारा देखता हूँ तो मुझे उसमें कोई नई चीज दिखाई दे जाती है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, एक बार में आप नहीं देख सकते हैं। जब आप अगली बार देखेंगे तो आपको लगेगा, अरे ये तो हमने पिछली बार मिस कर दिया था, ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो एक प्रकार से यह जासूसी का काम है। जिस प्रकार से जासूस जाता है और तरह तरह के एविडेंस कलेक्ट करता है, जब कातिल चला जाता है उसके बाद कि भाई ये इसका जूता छूट गया, ये इसका मोजा छूट गया, ये इसका चाकू छूट गया, तो उस तरीके के सारे एविडेंस हम कलेक्ट करते हैं और फिर एक कहानी बनाते हैं या बताते हैं कि ये प्रोसेस रहा हुआ, इतने साल पहले ये पत्थर बने। इन्हीं पत्थरों पर वक्त की हर निशानी मौजूद है, वक्त की हर दास्तां इन पत्थरों पर दर्ज है। समुंदर ने क्या किया, हवाओं ने इनके साथ क्या किया, ग्लेशियर्स का इनके साथ क्या बर्ताव था, ये पत्थर इन सारी बातों की गवाह है। सर, ऐसा कहते हैं कि पत्थरों की भी उम्र होती है जी। तो ये हमारे सामने जो पत्थर दिख रहा है, इसकी क्या उम्र होगी? देखिए, एक होती है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 4500 वर्ष से लेकर के और 4500 मिलियन वर्ष से लेकर के और आज तक को कैलेंडर की तरह अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। और लगभग समझिए आप 3000 साल से लेकर के और आज तक, या 2500 मिलियन ईयर से लेकर के आज तक हमको जो है वो पत्थर मिलते हैं। और उन पत्थरों की आयु निकालने के अलग अलग तरीके हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे बेहतर तरीका और सबसे आसान तरीका जो है जीवाश्म है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जीवों में भी परिवर्तन आता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो डार्विन की थ्योरी थी, उसके आधार पर स्वरूप बदलता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक जमाने में सारे जीव जो थे बहुत पहले जियोलॉजिकल टाइम में समुद्र में ही रहते थे, जमीन पे नहीं रहते थे। फिर धीरे, जैसे फिश है,
फिश जो है वो पानी में ही रहती है। तो फिश बहुत पुराना एनिमल है जो पानी में ही रहता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ, तो जानवरों को अडॉप्ट करना पड़ा नई जलवायु के साथ में। तो जैसे फ्रॉग है, मेढक है, इनको एम्फीबियंस कहते हैं, या सांप है, इस प्रकार के जानवर पैदा हुए। उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया इसमें, जिससे वो पानी में भी रह सके और समुद्र में भी रह सके। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनको ऐसी जरूरत, बहुत जाड़ा पड़ने लगा मान लीजिए, तो उनको पंखों की जरूरत पड़ गई, जिससे वो अपने आप को ढक सकें और उस क्लाइमेट से एडजस्ट कर सकें, और फिर वो हवा में रहने लगे या उड़ सकें। तो इस प्रकार से चिड़िया पैदा हो गई। तो अब वो एक अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम में, या समझ लीजिए अगर आप एक कैलेंडर की तरह बात करिए तो ये समझिए कि जनवरी में कुछ हुआ, फरवरी में कुछ हुआ, दिसंबर में कुछ हुआ। तो अब हम ये पता लगा लेते हैं कि ये किस प्रकार का जीवाश्म है, कैसा जानवर था, और उससे फिर कोरिलेट करते हैं कि किस महीने में जियोलॉजिकली, या किस महीने में किस टाइम में हुआ। तो जो सबसे पहले जीवाश्म थे वो ना आदमी थे, ना जानवर थे, ना पेड़ थे, वो एक प्रकार की काई थी, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। समुद्र में ब्लू रंग का बैक्टीरिया होता है, उसके निशान पत्थरों में पाए जाते हैं। और सबसे पुराना साइनोबैक्टीरिया जो है वो 125 करोड़ साल पुराना है। लेकिन कहीं कहीं साइनोबैक्टीरिया आज भी बन रहे हैं। भारतवर्ष में भी इस प्रकार के पत्थर, जिनको हम स्ट्रोमेटोलाइट्स कहते हैं, वो कई जगह मिलते हैं। हिमालय में कई जगह मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं, चित्तौड़गढ़ के पास एक लोकेलिटी है भोजुंडा, वहां पर मिलते हैं। तो ये वाला जो हम आपको पत्थर दिखा रहे हैं, ये भोजुंडा का ही है, राजस्थान से आया है। और ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं, इनकी कॉलोनीज होती हैं, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से अनेक हैं इसके अंदर। और एक गोले के अंदर दूसरा गोला के अंदर तीसरा गोला, ये कोनिकल स्ट्रक्चर हैं जो लंबे लंबे पाइप्स की तरह इस तरह जाते हैं। अगर हम इनका सेक्शन यहाँ से काट देंगे तो ये इस प्रकार के आपको दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे। ये कोन्स के सेक्शंस हैं जो ऐसे ऐसे दिखेंगे। ये जो है वो वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ है स्ट्रोमेटोलाइट। ये ना जानवर है, ना पेड़ है, ना पत्ती है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, या काई आप कह सकते हैं आम भाषा में, ये वो है। मेरे हाथों में ये कमाल का पत्थर है, ये किसी एक चीज को दो बना देता है। और मैं सर से जानना चाहूंगा कि सर इस पत्थर की क्या खासियत है और ये है कौन सा पत्थर? दरअसल ये एक क्रिस्टल है और ये कैल्शियम कार्बोनेट। इसका अगर हम केमिकल एनालिसिस करेंगे तो इसमें कैल्शियम और कार्बोनेट मिलेगा। इसकी बहुत सी वैरायटी होती है। ये वैरायटी खास इस वजह से क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। इसमें हम कोई चीज अगर इस तरफ रखेंगे तो यहाँ से वो दिखाई देगी। और इसकी एक और विशेषता होती है कि जब प्रकाश की किरण इसके थ्रू जाती है, इसके अंदर जाती है, तो दो किरणों में विभाजित हो जाती है और हर किरण अपनी एक इमेज बनाती है। तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट आप देखेंगे इसके थ्रू तो वो दो ऑब्जेक्ट दिखेगा, उसकी दो इमेज दिखेगी। एक तो ऑर्डिनरी रे के द्वारा बनाई जाती है और दूसरी किरण को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहते हैं। तो जो साधारण किरण, जो ऑर्डिनरी रे है, उससे जो इमेज बनती है वो नॉर्मल इमेज की तरह रहती है और फिक्स रहती है। और जो असाधारण किरण से इमेज बनती है वो रोटेट करती है। अगर आप इस क्रिस्टल को रोटेट करेंगे तो वो इमेज भी धीरे धीरे रोटेट करती है। आप इस पर रख सकते हैं, देखिए एक सर्किल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको इसके ऊपर रख दूंगा तो एक के बजाय दो सर्किल दिखाई देने लगेंगे। इस फेनोमेना को डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, क्रिस्टल क्या होता है? देखिए, क्रिस्टल जो है वो सॉलिड होते हैं। उनकी फेसेस, जैसे ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, वो अधिकतर फ्लैट होती है। और ये फ्लैट होते हैं, डेफिनेट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट होता है और वो पुनरावृत्ति होती है उनकी। एक जैसे छोटा सा टुकड़ा जो है, इसका अगर हम ये टुकड़ा निकालें तो ये बड़े टुकड़े के बराबर है। ये इसका आकार, इसका शेप और ये पूरे बड़े टुकड़े का शेप एक जैसा है। क्योंकि इसमें एटम्स जो है वो एक ज्योमेट्रिक ऑर्डर में अरेंज है और वो ऑर्डर जो है, वो क्रम जो है, वो उसकी पुनरावृत्ति बार बार अंदर हो रही है। तो ऐसे ठोस पदार्थों को हम क्रिस्टल्स कहते हैं। और आम आजकल बर्तन बनते हैं और क्या क्या क्रिस्टल की, इसी क्रिस्टल के बनते हैं? वो सिंथेटिक क्रिस्टल, ये नेचुरल क्रिस्टल, ये नेचुरल क्रिस्टल। ये घड़ियों में यूज होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल देखा होगा आपने, क्वार्ट्ज घड़ियों में यूज होता है और बहुत सारी जगह में यूज होता है, रेडियो में यूज होता है। क्रिस्टल्स का बहुत प्रयोग है। तो वो जो आम
क्रिस्टल मिलते हैं बाजारों में, उससे हमें और इसमें अंतर बहुत ये नेचुरल है। बहुत से सिंथेटिक क्रिस्टल्स भी होते हैं, बहुत से सिंथेटिक क्रिस्टल। सर कहते हैं कि पत्थर तो मुड़ते नहीं है, लेकिन आपके पास एक ऐसा पत्थर है जो मुड़ जाता है। जी। इसकी क्या वजह है और ये कैसे मुड़ता है सर, जरा मुझे बताएं। देखिए, ये एक प्रकार का बलुआ पत्थर है। तो जैसे आप बालू के कण देखते हैं, तो इस पत्थर को अंग्रेजी में सैंडस्टोन या हिंदी में बलुआ पत्थर कहते हैं। ये पत्थर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ज्यादातर पत्थर 99% पत्थर मुड़ नहीं सकते हैं, परंतु ये विशेष प्रकार का पत्थर है क्योंकि इसकी जो पोरोसिटी है, इसके जो कण है, उसके बीच में जो गैप होता है इसको पोरोसिटी कहते हैं, और वो पोरोसिटी कुछ इस प्रकार की है जिसके कारण इसमें लचक पैदा हो जाती है। इसी कारण इसमें थोड़ी प्रत्यास्थता है, थोड़ी लचक है, और इसको आप मोड़ सकते हैं। ये भारतवर्ष में कई जगह मिलता है, और हमारा जो ये आया है, ये महेंद्रगढ़ हरियाणा के पास एक जगह है, वहां पर इस प्रकार का पत्थर मिलता है। हम ये सैंपल वहां से लाए हैं। सर इसका क्या उपयोग हो सकता है? देखिए, अगर ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता, बहुत ज्यादा तादाद में पाया जाता, तो ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि इसमें एक लचक है, इसलिए जब भी अर्थक्वेक का झटका आएगा तो वो लचक करके उसको बर्दाश्त कर लेगा और फिर अपनी जगह वापस आ जाएगा, स्प्रिंग की तरह। ये बिल्डिंग टूटेगी नहीं, भवन टूटेगा नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा तादाद में नहीं पाया जाता और इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा नहीं होती, इसलिए हम इसको बिल्डिंग स्टोन की तरह आमतौर से यूज नहीं कर सकते। पत्थर को भी अपनी पहचान बताने के लिए दर्द से गुजरना पड़ता है। पर ये हम जानेंगे कार्यक्रम के दूसरे भाग में, और भी बहुत कुछ। फिर मिलेंगे। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है, और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को, और उन पहलुओं को भी तो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आने नहीं दिए जाते। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।